नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी-जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और बेटा, आज मैं आपको जो है अकबर के बारे में आगे बताऊंगी, तो सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। फटाफट से एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे सारे बच्चे। जल्दी-जल्दी 1 मिनट बस मैं आपके कमेंट्स को सेट कर दूँ। दीपांशी, उसके बाद मागाराम, शिवानी, प्रमोद, अरुण शर्मा, सुनीता, इमरान खान, हिमांशु, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे-राधे, राम-राम, सत श्री अकाल। प्यारे-प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है मैं आपको अकबर पढ़ा रही थी। बेटा, मैं आज स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट आपसे कहना चाहूँगी। और प्लीज मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप उन पॉइंट्स को समझें। जो बच्चे यहाँ पर इस चीज को लेकर ये बार बार टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करते हैं, तो उन कुछ प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे, जो कॉमन प्रॉब्लम है हर बच्चे की, उसको मैं यहाँ बताना चाहूंगी। जैसे आपका पहला प्रॉब्लम है मैं कि मैम इतना डिटेल में हिस्ट्री। तो बेटा, ये शब्द कहने से पहले एक बार प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एसएससी सीजीएल में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक बार देख लो। बच्चा कहेगा कि नहीं, हम तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं या हम तो ड्राइवर के लिए पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बेटा। तो अगर आप क्वेश्चंस के लेवल को देखोगे तो आपको मैं बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और एक बार अगर अच्छे से किसी चीज को पढ़ लोगे तो बार बार फिर आपको उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको केवल उन नोट्स को रिवाइज करना है और अगर कोई नया पॉइंट मिलता है तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। केवल फिर उसके बाद ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से कि नहीं मैम हमें जल्दी करा दो, हमें ये करना है वो करना है, तो बेटा फिर उसके बाद में आप ये मत कहिएगा कि मैम हमारे तो क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको मैं जो करा रही हूँ वो बहुत पेशेंस के साथ करा रही हूँ, ताकि एक बार आप पढ़ लो तो बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो। तो कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। जल्दी से एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ बच्चे, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी चित्तौड़ अभियान। बोला था ना? और बोला भी था कि भाई आपको टाइप करके पीडीएफ मिल जाया करेगी और यहाँ पे लिखने का काम मेरा है। तो चित्तौड़ अभियान की जब हम बात करेंगे कि चित्तौड़ पर अकबर ने कब अभियान किया था और चित्तौड़ में क्या क्या चीजें थी, बहुत बढ़िया यहाँ पे रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो। और एक चीज और, मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आपके इतने प्यार के लिए, आपके इतने सम्मान के लिए। बहुत 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 धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, उनको पता चल रहा होगा कि हमारी हिस्ट्री एकदम सही लेवल पर काम कर रही है। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैं हिस्ट्री से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो अब हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें आज अकबर को कोशिश करेंगे कि हम इसको फिनिश करें और कल से हम जहांगीर जो है करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम अगर बात करते हैं तो चित्तौड़ अभियान की जब मैं बात करती हूँ तो 1567 से और बेटा जी 1568 हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आपका चित्तौड़ पर अधिकार होता है 1568 में और चित्तौड़ पर अभियान करता है 1567 में। तो चित्तौड़ पर आक्रमण, जैसे 1567 से लेकर 1568 क्यों लिखा आपने? क्योंकि चित्तौड़ पर जब ये आक्रमण करेगा, चित्तौड़ के किले पर जब ये आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करेगा बेटा जी 1567 में। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आक्रमण कब करेगा? 1567 में। और जब आक्रमण किया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इस समय पर मेवाड़ के शासक कौन है? तो मेवाड़ के शासक हैं, लिखिएगा, राणा उदय सिंह जी। रूलर ऑफ मेवाड़ कौन है? आप कहेंगे राणा उदय सिंह जी हैं मैम। राणा उदय सिंह जी ये यहाँ के शासक हैं। और अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा कि यहाँ पर जब आक्रमण होता है तो ये कहा जाता है कि राणा उदय सिंह जी के यहाँ पर दो सेनापति हैं जो कि बहुत बहादुरी के साथ मुगल सेना का सामना करते हैं। और अगर मैं आपसे ये भी बोलूं कि यहाँ पे जो राणा उदय सिंह जी हैं वो यहाँ से चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर चले जाते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? तो अपने सेनापतियों के कहने पर करते हैं, क्योंकि उनके सेनापतियों ने ये कहा
कि यहाँ पर बहुत बड़ी सेना के साथ में मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया है और आपका अभी जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं और कहीं और जाकर रहें। आपका जिंदा रहना, आपका सुरक्षित रहना अभी काफी जरूरी है। तो यहाँ पे जो चित्तौड़ अभियान हुआ है, तो चित्तौड़ किले की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी यहाँ पर ली है वो दो सेनापतियों ने ली है, और वो दो दो सेनापति इतनी बहादुरी से यहाँ पर लड़ेंगे कि अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा कि उनकी मूर्तियां बनवाएगा आगरा में, ठीक है। और वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे बात करेंगे मेवाड़ के शासक कौन है। तो आप कहोगे मैम मेवाड़ के शासक है राणा उदय सिंह जी। और राणा उदय सिंह जी के यहाँ पर आपके जो राणा उदय सिंह जी हैं, ठीक है बेटा, मैं आराम आराम से करवा रही हूँ ताकि आप आराम से यहाँ पे चीजों को समझते चले जाओ और क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएं। बेटा जी, इनके दो सेनापति हैं, इनके दो सेनापति हैं, ठीक है। और ये सेनापति इतनी बहादुरी से यहाँ पर लड़ेंगे कि आप कहोगे कि मैम इन दोनों को, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, दो सेना नायक हैं जिनमें से एक का नाम है जयमल। क्या नाम है एक का? आप कहोगे जयमल। और आपके एक है यहाँ पर फत्ता। फत्ता जिनको आप फतेह सिंह के नाम से भी जानते हैं, फतेह सिंह के नाम से भी जानते हैं, ये इनके दो सेनापति हैं। और प्यारे बच्चे, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे अपूर्व साहस का परिचय दिया था। अपूर्व साहस का परिचय दिया मतलब मुगल सेना से इतनी बहादुरी से ये लोग लड़े कि यहाँ पर अकबर को भी इनकी प्रसन्नता करनी पड़ गई। अकबर को भी यहाँ पे इनके बारे में क्या करना पड़ा, यहाँ पे प्रशंसा करनी पड़ी। और अकबर ने क्या किया, लिखिएगा, अकबर दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ, अकबर दोनों की वीरता से प्रभावित, दोनों की वीरता से प्रभावित हो गया कि भाई अपने शासक की रक्षा की, ऐसे सेनापति तो मुगलों में भी नहीं हुए, और अपने शासक का बचाव करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इनकी बहादुरी से अकबर क्या हुआ, आप कहोगे कि अकबर दोनों से प्रभावित हुआ और उसने क्या किया था, तो आप कहोगे कि जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरे के किले के मुख्य द्वार पर बनवाई थी। प्रभावित हुआ, प्रभावित होने के बाद इसने क्या किया कि जयमल और फत्ता, जो ये सेनापति हैं जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार, हाथी पर सवार, हाथी पर सवार प्रतिमा हाथी पर सवार प्रतिमा अकबर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर बनवाई। अकबर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर बनवाई, मुख्य द्वार पर बनवाई। और इन्हें किसने तुड़वाया फिर, बाद में इन्हें औरंगजेब ने तुड़वाया, बाद में इन्हें औरंगजेब ने तुड़वाया, औरंगजेब ने तुड़वाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा कि चित्तौड़ किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन दो सेनापतियों को दी गई थी, तो इनको ही दी गई थी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मेरी बात को आगे सुनेंगे कि यहाँ पे इन दोनों की वीरता से प्रभावित हुआ। अब उसने क्या किया, उसने फिर चित्तौड़ पर अधिकार कब हो गया अकबर का, तो चित्तौड़ पर अधिकार हुआ बेटा जी 1568 में, 1568 में। और चित्तौड़ पर अधिकार के बाद उसने यहाँ पर कत्ले आम करवाया। ठीक है, लिख लीजिएगा, अधिकार के बाद यहां पर अकबर ने कत्लेआम करवाया, और ये उसका अंतिम कत्लेआम था, कत्लेआम करवाया।
ठीक है, मतलब लोगों को मरवाया और ये अंतिम था उसका, यहाँ पे ये अंतिम इस तरह की एक्टिविटी होगी, उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके अलावा उसने क्या किया था, विजय के जब उसकी चित्तौड़ पर विजय हो गई तो अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। एक चीज ये भी लिख लेना, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी, फतेहनामा जारी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अभियान के विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया गया था, तो आप कहोगे कि चित्तौड़ अभियान के दौरान ऐसा किया गया था। अब प्यारे बच्चे, आपके राणा उदय सिंह जी कहां पर चले गए थे, तो आपको बता दूं राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी चित्तौड़ छोड़कर, चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर में बसे, चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर में बस गए, उदयपुर में बस गए। ठीक है, और इनसे बाद में भी समझौते की बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है बात की गई। अकबर ने इनको बार बार अपने लोगों को भेजा कि भाई अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन राणा उदय सिंह जी ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखेंगे आप, यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उदय सिंह जी जो है कहां पर चले गए, उदयपुर चले गए, और उदयपुर को ही इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और आगे लिखेंगे कि 1572 में उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई, उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। ये तो बच गए थे क्योंकि इनके सेनापतियों ने, क्योंकि इनके सेनापतियों ने क्या किया था, तो आप कहोगे कि इनके सेनापतियों ने बहादुरी से लड़ा था और इनको तो पहले ही भेज दिया था, तो चित्तौड़ छोड़कर ये उदयपुर आ गए थे और यहाँ पे 1572 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इनकी मृत्यु हुई तो बेटा जी यहाँ पे आप लिखेंगे अगले आपके शासक आएंगे इन्हीं के बेटे महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी के बारे में हम जानेंगे। महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन ये कब हुआ था, 1572 में, इनके पिता की मृत्यु के बाद। इनके पिता कौन थे, तो राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी इनके पिता थे, इनके बारे में आप जान लेंगे। ठीक है, और इनकी माता का नाम लिखिएगा, माता का नाम था जयंती बाई, जयंती बाई इनकी माता हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम था बेटा जी कीका, चाइल्डहुड नेम ऑफ महाराणा प्रताप, आंसर इज कीका। और फिर इनके बारे में एक और चीज जानते हैं कि इनकी अगर हम बात करते हैं तो किस वंश से थे, इनका वंश क्या था महाराणा प्रताप जी का, तो आप कहोगे मैम सिसोदिया वंश से थे, सिसोदिया वंश से थे। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। उसके बाद इनके घोड़े का नाम क्या था, तो आप कहोगे कि चेतक था। और इनके हाथी का नाम क्या था, तो आप कहोगे राम प्रसाद। ये इनके बारे में जानकारी है। तो वीर महाराणा प्रताप जी के बारे में हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके बारे में जानकारी है। अब भाई उदय सिंह जी नहीं झुके थे, कभी भी नहीं झुके थे, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, तो आप यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि जब ये सारी चीजें हुई हैं, तो जब महाराणा प्रताप जी गद्दी पर बैठे तो महाराणा प्रताप जी को मनाने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने कई लोगों को भेजा कि हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने भी इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि इनकी शक्ति को यहाँ पे क्या कह दिया था कि हम आपकी कभी भी इस अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, लक्ष्मण कह रहे हैं अकबर के फादर का फादर महाराणा प्रताप। चलिए,
ठीक है, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक क्यों हो जा कब हुआ? जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी कि वो 1572 में गद्दी पर बैठे और उनका राज्याभिषेक 1572 में हुआ। ये उनका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि आपको पता होगा कि अकबर और आपकी अकबर तो वैसे नहीं आया था, लेकिन अकबर का नाम इसलिए रहेगा क्योंकि वो शासक था। अकबर कौन था? शासक था। और जब युद्ध होता है तो शासक का नाम आता है, भले ही शासक की तरफ से कोई भी उसमें लड़े। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो महाराणा प्रताप जी को मनाने के लिए कौन कौन आया था हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अगली स्लाइड यहाँ पे डालूंगी और लिखिएगा हल्दी घाटी के या हल्दी घाटी का युद्ध। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है कि 18 जून और 1576 को हुआ था। लेकिन इससे पहले क्या किया गया था? इससे पहले मनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इससे पहले मनाने के लिए कौन कौन आया था? तो इससे पहले मनाने के लिए सबसे पहले तो अकबर ने एक व्यक्ति को भेजा, ठीक है, जिसका नाम मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ, आपका जलाल खां कोरची। एक आया था यहाँ पे जलाल खां कोरची। ठीक है, ये सबसे पहले आया था आपके महाराणा प्रताप जी को मनाने के लिए कि भैया अधीनता स्वीकार कर लो। फिर आए थे यहाँ पर प्यारे बच्चे मानसिंह जी। कौन है मानसिंह जी? जोधा भाई के भतीजे। उसके बाद में फिर यहाँ पे आए थे भगवान दास जी और बेटा जी आपके टोडर मल जी। तो सबसे अंत में कौन आया था? टोडरमल। और टोडरमल कौन थे? तो अकबर के मैम राजस्व मंत्री थे, अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर थे। तो ये सब क्यों आए हैं? ये सब ये कहने आए हैं महाराणा प्रताप जी से कि भाई युद्ध मत करो, बल्कि मुगल अधीनता को स्वीकार कर लो। तो 4 बार कोशिश की गई, जलाल खां कोरची, मानसिंह जी, भगवान दास जी और फिर टोडरमल जी। 4 व्यक्तियों को यहां पर भेजा गया, 4 बार कोशिश की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने यहाँ पे इन चीजों को कि भैया हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने मना कर दिया था। और अब किसका समय आएगा? अब मैम 1 मिनट रुक जाओ। अब किसका समय आएगा? तो हम कहेंगे कि मैम अब जो समय आएगा, क्या हो गया स्लाइड को? हम्म, अब जो समय आएगा वो हल्दी घाटी के युद्ध का आएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे हल्दी घाटी का युद्ध हम 2 लोगों का, कि भाई एक अकबर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकबर तो कभी आया ही नहीं था। अकबर के तरफ से कौन आएंगे? मुगल सेनापति। अकबर भेजेगा मुगल सेनापति, ठीक है, और एक तरफ आपके कौन होंगे? महाराणा प्रताप जी। ध्यान रखिएगा अकबर इस युद्ध में नहीं आया था, बल्कि उसकी तरफ से कौन कौन आया था? तो एक लिखेंगे, एक आया था यहाँ पे आसफ खां, ठीक है, और उसके साथ में आए थे मानसिंह जी। ठीक है, एक तो ये आपके मुगल सेनापति थे, कौन कौन था? आसफ खां और आपके मानसिंह। उसके अलावा बेटा जी यहाँ पे जगन्नाथ, जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और एक है आपके माधव सिंह जी। ये कौन थे? ये दोनों ही आपके कछवाहा शासक थे। दोनों ही कौन थे? आप कहोगे कि मैम हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोनों ही कछवाहा शासक हैं। इन्होंने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो इस युद्ध में इनका साथ और किसने दिया? कछवाहा शासक ने दिया था। अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ कि महाराणा प्रताप जी के साथ साथ इस युद्ध में कौन कौन था, तो आप कहेंगे कि इनके साथ में एक व्यक्ति है हकीम सूर। ठीक है, हकीम सूर यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि महाराणा प्रताप जी के साथ रहेंगे। एक है भामा शाह। एक कौन है बेटा जी? भामा शाह। ये भी आपके महाराणा प्रताप जी के साथ में है। फिर आपके अगले व्यक्ति कौन है? तो आप लिखेंगे विदा झाला। विदा झाला, ठीक है। एक है यहाँ पे आपके जिन्होंने भील जनजाति के जो नेता थे, उनका नाम है यहाँ पे राणा पूंजा। राणा पूंजा। आपको पता होगा कि इसमें भील सेना ने मतलब भील जनजाति ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इन्हीं के साथ थे।
और कौन था इनके साथ में? तो आप कहोगे और थे मैम इनके साथ में यहाँ पे रामदास राठौड़। और कौन थे बेटा जी? रामदास राठौड़। और ये रामदास राठौड़ कौन थे? तो आप कहोगे जयमल के पुत्र थे। रामदास राठौड़ ये कौन थे? जयमल के पुत्र। और जयमल कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जयमल कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, बताइए कमेंट बॉक्स में कि जयमल कौन थे। और महाराणा प्रताप जी के साथ और कौन था? तो रावत चुंद्रावत, एक व्यक्ति और थे, चंद्रावत, सॉरी, रावत चंद्रावत, उनका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, रावत चंद्रावत। तो ये आपके कौन थे यहाँ पे युद्ध में इनके साथ, इनके सहयोगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस युद्ध में होता क्या है आखिर। तो बेटा जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आपकी मुगल सेना थी, ठीक है, मुगल सेना, इसमें से तो आपके मानसिंह जी और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी क्या हो गए थे बेटा जी? घायल हो गए थे। ठीक है, घायल हो गए थे और मान सिंह जी भी यहाँ पर घायल हो गए थे। बहुत बढ़िया मैम, सेनापति थे उदय राणा सिंह जी के, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये घायल हो गए। अब जब ये घायल हुए तो इनके प्राणों की जो रक्षा की, इनके प्राणों की रक्षा इस युद्ध के अंदर की थी इनके घोड़े चेतक ने। रक्षा किसने की थी? आप कहोगे चेतक ने। यानी महाराणा प्रताप जी को यहाँ पर नाला पार करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि जो चेतक है वो भी यहाँ पर घायल हो गया था। चेतक भी घायल हो गया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले घोड़े हुआ करते थे युद्ध में, हाथी हुआ करते थे, और जो हाथी हुआ करते थे सेना के, उनकी सूंड में ऐसे तलवार बांध दी जाती थी, ऐसे करके, और फिर वो अपनी सूंड से ऐसे तलवार चलाते थे। तो जब राणा प्रताप जी वहां पर घायल हुए और चेतक जब उनको लेने गया, तो मानसिंह जी के तरफ से जो हाथी था उसने चेतक को घायल कर दिया तलवार मार के। लेकिन उस घायल अवस्था में भी चेतक ने महाराणा प्रताप जी की सुरक्षा की और उन्हें वहां से निकाला, उस युद्ध से वहां से निकाला उनको। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये युद्ध हुआ आपका हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे। लेकिन महाराणा प्रताप जी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस युद्ध में खत्म हो गए थे या हार गए थे, तो ये युद्ध कहीं ना कहीं बराबरी पर रहा था। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप जी जब यहाँ से घायल हुए निकल गए, तो यहाँ पे इनके साथ इनका हाथी भी था राम प्रसाद। तो जो हाथी राम प्रसाद है उसको मुगल सेना ने अपने अंडर कर लिया, अपने अधीन कर लिया। और कहा जाता है कि अकबर ने जो जो चीजें हाथी को पसंद होती हैं वो सब अकबर ने उस हाथी को खिलाने की कोशिश की, लेकिन राम प्रसाद ने कुछ नहीं खाया। तब अकबर का एक स्टेटमेंट आता है कि जिस व्यक्ति के हाथी को, जिस व्यक्ति के पशु को मैं नहीं झुका पा रहा हूं, उस व्यक्ति को मैं कैसे झुका सकता हूं। तो राम प्रसाद हाथी ने यहाँ पे ये परिचय दिया कि अगर जीवन में हमारे लिए कोई कुछ करता है, हमें पालता है, हमें पोसता है, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे पूरी चीजें थी प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन युद्ध में लड़ने के लिए आया था और यहाँ पे क्या आपका चीजें हुई थी। तो आप कहोगे कि मैम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे प्यारे बच्चे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस तरह की ये चीजें हुई, कौन कौन यहाँ पे था, क्या क्या चीजें हुई, मैंने आपको सब यहाँ पे बताया। और मैं आपको बता दूं कि जो मुगल सेना थी, मुगल सेना, इसने किस पर अधिकार कर लिया? गोगुंदा पर अधिकार किया। किस पर अधिकार कर लिया? इसने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया, गोगुंदा पर अधिकार। ये यहाँ पर इस पर अधिकार कर पाए थे। और महाराणा प्रताप जी मुगल सेना के खिलाफ जो है छुप छुप कर लड़ते रहे, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर फिर भी अगर हम बात करें जीत की, तो मुगल सेना आप कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, और आगे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये हुआ उसके बाद में फिर महाराणा प्रताप जी छुप छुप कर जो है गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से आपका जो है मुगल सेना का विरोध करते रहे। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और इसी बीच में बेटा जी 1582 में क्या होगा? दिवेर का युद्ध होगा। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध होगा। कब होगा?
तो आप कहोगे मैम 1582 में होगा। और प्यारे बच्चे ये दिवेर का युद्ध किस किस के बीच में होगा, अगर हमसे कभी पूछा जाने लगे मैम, तो हम कहेंगे कि इसमें आपका अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति सुल्तान खां। अकबर का सेनापति कौन है बेटा जी, यहाँ पर आप कहोगे सुल्तान खां। एक तो ये है, और दूसरा प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपके अमर सिंह जी। और अमर सिंह जी कौन है, महाराणा प्रताप जी के पुत्र, महाराणा प्रताप जी के पुत्र हैं। महाराणा प्रताप जी के पुत्र हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, अमर सिंह जी। और अकबर का सेनापति कौन है, सुल्तान खान, सुल्तान खान करना। ठीक है, ये अकबर की तरफ से यहाँ पे आया है, दिवेर का युद्ध यहाँ पे लड़ा जाता है। और दिवेर का युद्ध जब लड़ा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इस दिवेर के युद्ध को क्या कहा गया है, मेवाड़ का मैराथन कहा गया है, मेवाड़ का मैराथन। और ये किसने कहा है, तो आप कहोगे कर्नल टाड ने, कर्नल टाड ने कहा, मेवाड़ का मैराथन इसको कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को। तो सुल्तान खान और अमर सिंह जी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है क्योंकि अमर सिंह जी ने बहुत कम सेना के साथ में मुगल सेना को यहाँ पराजित किया था, मुगल सेना को यहाँ पराजित कर दिया था। और ये कर्नल टाड का स्टेटमेंट है, उन्होंने इसे कहा कि ये मेवाड़ का मैराथन है। अब दिवेर का युद्ध हो गया। अब बेटा जी हम थोड़ा सा जाएंगे और यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपका कालिंजर अभियान की। 1569 आप लिखेंगे कालिंजर अभियान। मैं आपको अभियान की पूरी एक लिस्टिंग दे दूंगी ताकि एंड टाइम पे आपको रिवीजन के लिए काम आए। तो कालिंजर अभियान कब हुआ था, 1569 में कालिंजर का अभियान हुआ था। और यहाँ पे शासक कौन थे, तो आप कहोगे मैम अच्छा एक चीज रह गई कि महाराणा प्रताप जी की मृत्यु कब हुई थी, लिख लीजिएगा, इधर ही इधर लिख देती हूं मैं, महाराणा प्रताप जी की मृत्यु आप कहेंगे इनकी मृत्यु हो गई थी 1597 में, 1597 एडी। ठीक है, तो 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप जी की। अब आगे आइए प्यारे बच्चे, यहाँ का शासक कौन था, कालिंजर अभियान के दौरान अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का शासक था रामचंद्र, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र। और मुगल सेनापति कौन आया था, मुगल सेनापति मजनू खां, मजनू खां। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मुगल सेनापति कौन था, मजनू खां। बात समझ में आई। फिर इसी टाइम पे 1569 में रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान। ठीक है, दो अभियान हुए हैं। और यहाँ पे शासक थे सुरजन राय, सुरजन राय। और यहाँ पे मुगल सेनापति कौन थे, मतलब यहाँ पे कौन कौन आया था इसको जीतने के लिए, तो आप कहोगे भगवान दास जी और अकबर खुद आए था, भगवान दास आए थे और अकबर, भगवान दास एवं अकबर। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ये रणथंबोर विजय है। बच्चा कह रहा है बहलोल को कब मारा, बता देती हूँ भाई बहलोल को कब मारा। ठीक है, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएंगे, चलो लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं सारी जानकारी आपको दे देती हूँ। बेटा यहाँ पे जब ये आपका बच्चे ने यहीं से क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं बैक में आई हूँ, तो बच्चे ये नहीं कहेंगे बैक में क्यों आ गए, क्योंकि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जी ने जो बहलोल था, और बहलोल कौन है, तो बहलोल एक मुगल सेनापति है, इसको बीच में से काट दिया था घोड़े के साथ,
मुगल सेनापति बहलोल को यहाँ पे क्या कर दिया था? आप कहोगे कि मैं महाराणा प्रताप जी ने अपने तलवार से घोड़े सहित बीच में से काट दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहलोल खान जो है वो एक मुगल सेनापति था, बहलोल खान। और अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो चेतक है, चेतक की समाधि कहां पर है? चेतक की समाधि, भाई चेतक जो है घायल हो गया था और इसी युद्ध में चेतक की जो है मृत्यु हो गई थी। चेतक एक नीले कलर का घोड़ा था। तो ये आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है बहलोल खान के बारे में, ये मुगल सेनापति था और महाराणा प्रताप जी ने क्या कर दिया था? तो आप कहोगे कि महाराणा प्रताप जी ने मैम यहाँ पर इसको बीच में से काट दिया था। और जो चेतक की समाधि है वो कहां पर है? तो वो है बेटा जी बलीचा में। समाधि कहां पर है इसकी? आप कहोगे बलीचा में। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो मैं जरूर लूंगी। ठीक है, मैं जरूर आपका लूंगी यहां पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी समाधि कहाँ है? बलीचा में। अब हम आगे आ जाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रही थी कि रणथंबोर कालिंजर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर प्यारे बच्चे, कालिंजर अभियान हो गया। फिर हम बात करेंगे उसके बाद में जैसलमेर की, जैसलमेर अभियान की। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आपसे जैसलमेर अभियान। लिखिएगा पहले यहाँ पर 1570। तो यहाँ पे दो चीजें जगह जीती हैं, जैसलमेर, जैसलमेर को जीता है। और एक लिखिएगा यहाँ पर बीकानेर। और इन दोनों ने खुद ही अपनी अधीनता स्वीकार की थी। यहाँ के राजा थे राव कल्याणमल, बीकानेर के राव कल्याणमल। और बेटा जी जैसलमेर के जो राजा हैं उनका नाम है हर राय, हर राय। इन लोगों ने क्या किया था? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार, अपनी मर्जी से कि भाई हम आपकी अधीनता खुद स्वीकार करते हैं। बेटा गोंडवाना तो मैं आपको बता चुकी हूं, गोंडवाना तो मैं आपको बता चुकी हूं। बताइए, गोंडवाना तो बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। देखिए 1564, एक बार अपने नोट्स देखिए पिछली बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जैसलमेर और बीकानेर ये किसने जीता है? तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की। अब आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। कुछ बच्चे किसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। बेटा पढ़ लो, पढ़ने पे ध्यान दे लो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। कमेंट्स लेना ही बेकार है आपके, कमेंट्स को देखना। और अब सबसे बड़ी बेवकूफी, अब आइए 1572 गुजरात अभियान। और बेटा जी 2 बार गुजरात अभियान करेगा ये भी आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। गुजरात अभियान 1572 और एक बार 1573। 2 बार क्यों करेगा? क्योंकि देखो गुजरात अभियान में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अकबर यहां पर खुद आएगा, अकबर यहाँ पे खुद आएंगे। और जब अकबर यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के शासक कौन है। तो जब गुजरात अभियान होता है तो यहाँ पे आप एक तो लिखेंगे शासक, यहाँ का शासक बहुत कमजोर है। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान जब अकबर आता है तो यहाँ का शासक है मुजफ्फर खां थर्ड, मुजफ्फर खां थर्ड यहाँ का शासक है। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो इसका एक मंत्री है। और मंत्री की अगर मैं बात करती हूं तो एतमाद खां, एतमाद खां यहाँ पे मंत्री है। और मैंने आपको बताया था कि अकबर का एक चचेरा भाई था। ठीक है, अकबर का चचेरा भाई यानी कजन ब्रदर, बताना जरा क्या नाम था उसका? चचेरा भाई। उसको इन लोगों ने शरण दी थी, वो भी इनके साथ आकर यहाँ पे मिल गया था। तो बताइए मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। जी बिल्कुल, मैं कमेंट नहीं लूंगी, आप बताइए कि अकबर का चचेरा भाई कौन था। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अकबर का चचेरा भाई कौन था। तो बताइए जल्दी से, अकबर का चचेरा भाई कौन था? बताइए।
बहुत बढ़िया मैम, इब्राहिम मिर्जा। तो यहाँ पे ये आ गया था। अब ये तीनों लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तीनों लोगों के बारे में आपने जाना कि शासक कौन था। अब ये मुजफ्फर खां जो है ये भाग गया, और जब ये तो कमजोर शासक था, पहले ही भाग गया। जब एतमाद खां को पता चला कि बहुत बड़ी जो है सेना यहाँ पे आ रही है, और मैं आपको भी ये बता दूं कि मुजफ्फर खां को जब यहाँ पे भाग गया, फिर जो एतमाद खां है प्यारे बच्चे, ये भी फिर निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये भी यहाँ से भाग गया कि भैया बहुत बड़ी मुगल सेना आ रही है, मुझे भी निकल लेना चाहिए, तो ये भी निकल गया। और जो अकबर का चचेरा भाई है इब्राहिम मिर्जा, इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसे सरनाल के युद्ध में अकबर ने हराया। लिख लेना, सरनाल के युद्ध में अकबर ने हराया। करनाल के युद्ध में अकबर ने हराया। अकबर ने हराया। और बेटा आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जब यहाँ पे ये हार गया, तो उसके बाद में सब लोगों को हरा दिया, और ये भी भाग गया फिर यहाँ से, इब्राहिम मिर्जा भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर गुजरात का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया, तो इसको जीतने के बाद यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया गया था मिर्जा अजीज कोका। सूबेदार नियुक्त किसको कर दिया गया, आप कहोगे उसे किया मैम अकबर ने, मिर्जा अजीज कोका। यहाँ पे इसको बोला कि भैया आज से तुम यहाँ की जिम्मेदारी संभालोगे। अब ये इसको जिम्मेदारी लेकर कहाँ चला गया, जिम्मेदारी देकर ये वापस कहाँ चला गया, ये आप कहोगे फतेहपुर सीकरी चला गया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी चला गया, और फतेहपुर सीकरी जाकर क्यों गया मैम, क्योंकि ये तो वहीं पे शासक करता, सॉरी, शासन करता था, और जब वहीं पे शासन कर रहा था तो वहीं पे चला गया। फिर कहा जाता है कि कुछ समय बाद ही फिर से गुजरात में विद्रोह हो गया, और मिर्जा अजीज कोका ने अकबर से मदद मांगी, और मिर जो अकबर है वो वापस आया, और कहा जाता है कि आगरा से 9 दिन के अंदर अंदर अकबर वापस जो है अहमदाबाद आ गया था, और यहाँ आकर मिर्जा अजीज कोका को यहाँ पे हेल्प दी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपने, तो इसे क्यों कहते हैं द्रुतगामी अभियान, क्योंकि एक बार उसने इसको जीता और मिर्जा अजीज कोका को जिम्मेदारी देकर गया, लेकिन फिर से गुजरात में विद्रोह हुआ, ये दोबारा वापस आया, तो इसलिए कहते हैं इसको द्रुतगामी अभियान। और यही वो अभियान है जब अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला था, और यही अभियान है जब अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है कि पहली बार समुद्र कब देखा था, और फिर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चल सकते हैं। अब अब लिखिएगा दोबारा से, लेकिन मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने, मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने असंतुष्ट सरदारों के साथ मिलकर, असंतुष्ट सरदारों के साथ मिलकर गुजरात में दोबारा विद्रोह कर दिया। गुजरात में दोबारा विद्रोह, मिर्जा अजीज कोका ने अकबर से मदद मांगी। अजीज कोका ने अकबर से मदद मांगी। मांगी। अकबर अकबर 9 दिन के अंदर फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद पहुंचा। फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद पहुंचा और अभियान, या फिर कह सकते हैं और विद्रोह को दबाया। विद्रोह को दबाया। गुजरात अभियान को क्या कहते हैं, गुजरात अभियान को द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। द्रुतगामी अभियान।
और द्रुतगामी क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बार ये गया था। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, गुजरात अभियान को द्रुतगामी अभियान कहते हैं और उसके अलावा इसी अभियान के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला। अकबर पुर्तगालियों से मिला। पहली बार समुद्र देखा। पहली बार समुद्र देखा। और बेटा जी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका बुलंद दरवाजे का, जिसे कहते हैं गेट ऑफ मैग्निफिसेंस, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया। ये सब गुजरात अभियान के दौरान होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पुर्तगाली बेटा पढ़ाऊंगी, जब मैं भारत में आपको अंग्रेजों का आगमन पढ़ाऊंगी तो पुर्तगाली बाहर से आए हैं व्यापार करने के लिए, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पुर्तगाली आपके कह सकते हैं यूरोपीय शक्तियां हैं जो भारत में व्यापार करने आई थी। 1498 में पुर्तगालियों की एंट्री भारत में हुई थी। तो ये आपका सब किससे रिलेट करता था? गुजरात अभियान से। ये सब मैंने आपको गुजरात अभियान के बारे में बताया कि पहले शासक कौन था और दूसरा कौन था। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि गुजरात अभियान को द्रुतगामी अभियान क्यों कहते हैं, ये सब आपको मैंने बताया है। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नेक्स्ट लिखिएगा 1576 बंगाल विजय। बंगाल विजय, और यहाँ का शासक कौन है? तो मैम दाऊद खां कर्रानी। कौन है यहाँ का शासक? दाऊद खां। अब यहाँ पे जब ये बंगाल जीतने आता है, आपका जब यहाँ पे बंगाल विजय करने आता है तो बेटा जी यहाँ पर एक युद्ध होता है। ठीक है, और वहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उसको कहते हैं तुकारोई का युद्ध। तुकारोई का युद्ध कहते हैं, या कई बार उसको बाजोरा का युद्ध कहते हैं। बाजोरा, बाजोरा का युद्ध, या मोगल मारी का युद्ध। मोगल मारी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था 1575 में। ये युद्ध कब हुआ है? 1575। ठीक है, अब किस किस के बीच हुआ है ये भी हमें लिखना है, तो लिखिएगा कि आपका ये जो युद्ध होता है, सबसे पहले तो इसकी जगह लिखिएगा, बालासोर में होता है। और बालासोर कहां पर पड़ता है? तो मैम ओडिशा में। ओडिशा में हमारा बालासोर पड़ता है। किस किस के बीच होता है? अकबर वर्सेस दाऊद खां कर्रानी। अगली स्लाइड पे लिख पाऊंगी मैं, किस किस के बीच होता है? लिखिएगा अकबर वर्सेस दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, इसमें दाऊद खां कर्रानी की हार होती है। और हार के बाद यहां पर क्या होता है? हार के बाद होती है मैम कटक की संधि। ट्रिटी ऑफ कटक यहां पर होती है किस किस के बीच में? अकबर और दाऊद खां कर्रानी के बीच में। तो ये कटक की संधि यहां पर हुई थी। और प्यारे बच्चे इसमें क्या किया गया था? इस संधि के तहत, संधि के तहत, संधि जब हुई थी तो संधि के तहत दाऊद खां ने क्या, संधि के तहत बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार पूरा क्षेत्र किसको दे दिया? पूरा क्षेत्र मुगल सेना, मुगल सेना इसके अधीन आ गया।
और बेटा जी आपका एक क्षेत्र था यहाँ पे ओडिशा। ओडिशा दाऊद खां कर्रानी के पास। ओडिशा दाऊद खां कर्रानी का अधिकार। तो केवल ओडिशा पर इसका अधिकार रह गया, बाकी बिहार और बंगाल दोनों पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। तो ये आपका युद्ध हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये युद्ध हुआ था, आपको मैंने बताया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बंगाल विजय कब किया? 1576 में, लेकिन उससे पहले 1575 में ये युद्ध हुआ, कटक की संधि हुई। बंगाल और बिहार जो है मुगल सेना के पास चला गया, मुगलों के अधीन चला गया, और आपका केवल उड़ीसा पर इसका अधिकार रह गया, उड़ीसा इसके पास में रह गया। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा जी कि बंगाल विजय किस तरीके से हुआ, ये युद्ध हुआ? उसके बाद बेटा जी बंगाल अभियान के बाद हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर 1586 कश्मीर अभियान। 1586 कश्मीर विजय। ठीक है, कश्मीर विजय हुई तो यहाँ पे शासक कौन था? तो आप कहेंगे यूसुफ खां। शासक यूसुफ खां। यूसुफ खां। और बेटा यहां पर जब यह अभियान हुआ तो मुगल सेनापति कौन थे? मतलब मुगलों की तरफ से किस किस को भेजा गया था? तो दो आपके यहाँ पर दो लोग गए थे, एक थे आपके कासिम खां और दूसरा भगवान दास। कासिम खां और बेटा दूसरा भगवान दास। इन लोगों ने कश्मीर विजय की थी। इन लोगों ने क्या किया था? कश्मीर विजय किया था। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका 1551 में 1591 सिंध। 1591 में सिंध। शासक जानी बेग। शासक जानी बेग। और यहाँ पे मुगल सेनापति कौन था? तो लिखिएगा, मुगल सेनापति है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। बताइए अब्दुल रहीम खाने खाना किसके बेटे थे? मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना। और 1591 में ही एक और चीज हुई है। ठीक है, एक और चीज हुई है 1591 में ही, एक और विजय यहाँ पर आप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं खानदेश। तो खानदेश के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, खानदेश के बारे में। बहुत बढ़िया मैम, बैरम खां के बेटे थे। ठीक है, कौन थे बेटा जी? बैरम खां के बेटे। तो अगली स्लाइड पे ही लिख लेते हैं हम उसके बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा आपका 1591। सबसे पहले आप लिखेंगे इसका नाम खानदेश। 1591 खानदेश। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी जो खानदेश है अभी वो क्या करेगा? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेगा 1591 में। लेकिन 1601 में इस पे दोबारा से यहाँ पे जो है इसको जीता जाएगा, क्योंकि जब 1601 में इसका शासक होगा वो कहेगा कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो 1601 में ये अकबर की, जिसे हम कहते हैं असीरगढ़ का किला, तो वो यहीं पर है। उस असीरगढ़ के किले को अकबर की विजय, अंतिम विजय होगी 1601 में। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपने गलत लिखवा दिया, तो 1601 है, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। 1591 में जब खानदेश का यहाँ पे जो है खानदेश कहाँ पड़ता है मैम? तो बेटा जी ये आपका खानदेश है ताप्ती घाटी। ताप्ती घाटी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित। और जब अकबर ने आपका दक्षिण अभियान किया तो सबसे पहले उसने खानदेश का विलय करने की सोची। तो जिस समय 1591 में अकबर ने किया तो यहाँ का शासक कौन था?
तो यहाँ का शासक था बेटा जी अली खां। तो अली खां ने अपनी मर्जी से अधीनता को स्वीकार बेटा अभी आ रही होगी आवाज, एक बार चेक कीजिएगा। बैटरी डाउन हो गई, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, अभी बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं दोबारा से आपको सारा बता देती हूँ। देखो, मैं बेटा बात कर रही हूँ खानदेश के बारे में, और खानदेश जो पड़ता है वो पड़ता है ताप्ती घाटी, महाराष्ट्र के में स्थित है। महाराष्ट्र में ताप्ती घाटी के पास में। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खानदेश है ये अकबर को अब कहाँ के विजय अभियान करने हैं, दक्षिण भारत के। तो अकबर जब दक्षिण भारत की तरफ जाता है तो खानदेश जो है वहां का एंट्री गेट है, साउथ का एंट्री गेट इसको कहते हैं। और यहाँ का शासक है इस समय पर अली खां। तो अली खां ने कोई भी युद्ध करने से मना कर दिया और ये कहा कि भाई मैं स्वेच्छा से आपकी अधीनता को स्वीकार करता हूं। तो 1591 में यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन जब 1601 में जो यह खानदेश है, यहाँ का एक किला है असीरगढ़ का किला, और वो भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि जब हम इसको पहले ही जीत चुके हैं तो दोबारा क्यों जीत रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आ जाइए यहाँ पर। 1591 हो गया, फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे अब हम बात करेंगे आपका 1600। और 1600 में क्या जीतना है, अहमदनगर। अहमदनगर को जीतना है। और यहाँ पे शासिका कौन है, यहाँ पे शासिका है चांद बीबी। चांद बीबी। अब यहाँ पे कहानी सुनिएगा, शासिका कौन है यहाँ पर, चांद बीबी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। अहमदनगर की अगर मैं बात करती हूँ तो अहमदनगर का शासक हुआ करता था बुरहान उल मुल्क। शासक था बुरहान उल मुल्क। इसकी क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है मृत्यु। इसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान से, इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद में मैं आपको बता दूं कि बेटा इसका बुरहान उल मुल्क का बेटा है, और इसके बेटे का नाम है बहादुर निजाम शाह। बहादुर निजाम शाह, ये इसका बेटा है। तो मतलब चांद बीबी इसकी वाइफ है क्या, नहीं बेटा। चांद बीबी के पति का नाम है अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी है ये। इसके पति का नाम क्या है, अली आदिल शाह प्रथम। अली आदिल शाह प्रथम। तो फिर चांद बीबी शासिका कैसे बन गई, तो बेटा जी जो चांद बीबी है ये बुरहान उल मुल्क की बहन है। कौन है इसकी बहन, सिस्टर है बुरहान उल मुल्क की। यानी निजाम शाह कौन है इसका, तो आप कहोगे निजाम शाह मैम इसका भतीजा है। तो ये अपने भतीजे की संरक्षक बनेगी यहाँ पर और इसकी रक्षा करेगी। तो आप कहोगे निजाम शाह की बुआ कौन है, चांद बीबी। चांद बीबी ने अपने भाई के मरने के बाद में अपने भतीजे बहादुर शाह निजाम की संरक्षिका ये बनती है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अहमदनगर को जीतने के लिए
2 लोगों को भेजा जाता है और दिक्कत ये थी कि उन 2 लोगों के बीच में बिल्कुल बनती नहीं थी। तो उसके बाद में अकबर ने फिर और लोगों को भेजा। देखना, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अहमदनगर का जो विजय है, इसको करने के लिए किस-किस को भेजा गया? तो मैम एक तो आया था यहाँ पे शहजादा मुराद। शहजादा मुराद कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और इनके साथ में आए थे एवं अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना, खान ए खाना। ये विजय करने के लिए आए, दोनों के दोनों। और बता दूं कि इन दोनों के बीच में क्या थे? दोनों के बीच में मतभेद थे। दोनों के बीच मतभेद मतलब डिस्प्यूट रहते थे। और जब इन दोनों के बीच मतभेद हो गया तो अकबर ने फिर इन दोनों को भेजा। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे भेजा, शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये आपको बता दूं कि इन दोनों ने 1595 से 1597 तक इसको जीतने का प्रयास किया, करते रहे यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा जी कि आपको ये भी बता दूं कि जब इन दोनों को भेजा अकबर ने, तो अकबर ने कहा कि भाई जाओ उसको जीतो, अहमदनगर को जीतो। और यहाँ पे शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना भेजा, लेकिन इन दोनों में मतभेद हो गया। और प्यारे बच्चे, मतभेद तो था ही, उसके अलावा एक चीज और हुई कि मुराद की यहाँ पे मृत्यु हो गई। मुराद की मृत्यु हो गई। तो फिर अकबर ने 2 लोगों को और भेजा, उनका नाम लिखिएगा, पूछा जा सकता है। एक तो आपका आया था अबुल फजल और इनके साथ में आया था दानियाल, एवं दानियाल। और आपको ये भी बता दूं कि जो चांद बीबी है, इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसकी चीता खां नामक व्यक्ति ने 1599 में इसकी हत्या कर दी। हत्या 1599, चीता खां नामक व्यक्ति ने। अब इन दोनों ने तो प्रयास किया, प्रयास फेल हो गया, मुराद की मृत्यु हो गई। अबुल फजल और दानियाल, ये दोनों लोग यहाँ पर आए। तो क्या इन दोनों लोगों ने जीत लिया? तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि अहमदनगर को ये दोनों फिर भी नहीं जीत पाए। कहा जाता है कि अहमदनगर को जो जीता, वो किसने जीता? तो वो जीता है 1633 में जहांगीर ने। तो इन लोगों ने कुछ जीता कि नहीं जीता मैम? ये भी खाली हाथ चले गए अबुल फजल और दानियाल? खुशबू यादव जी बेटा, 1600 में तो आपका विजय कर लिया जाएगा, 1600 में विजय होगी। 1595 से 1597 तक इन दोनों ने प्रयास किया। शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना प्रयास किया, जीता नहीं बेटा, प्रयास किया। लेकिन मुराद की मृत्यु हो गई। फिर अबुल फजल और दानियाल को भेजा गया। और जब इन दोनों को भेजा गया तो इन्होंने क्या क्या जीता मैम? तो इन दोनों ने जो यहाँ पर जीता, तो उसके बारे में लिखना क्या क्या जीता। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने, आप लिखेंगे कि एक तो बरार को जीता, बरार दौलताबाद, बरार जीता मैम, दौलताबाद जीता। ठीक है, नाम लिख लीजिए, बरार हो गया, दौलताबाद हो गया, बालाघाट, बालाघाट, अहमदनगर का किला, अहमदनगर का किला जीता। ये सब इन्होंने जीता। लेकिन जीतने किसको गए थे? लेकिन अहमदनगर राज्य को नहीं जीत पाए। लेकिन अहमदनगर राज्य नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। यहीं पे आप नीचे लिख लेना, अहमदनगर को 1633 में, अहमदनगर को 1633 में जहांगीर ने जीता, जहांगीर ने जीता। तो ये था पूरी कहानी। चांद बीबी आपकी यहाँ की संरक्षकिया थी। अहमदनगर को 1633 में किसने जीता? आप कहोगे कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में 1633 में मिलाने वाले व्यक्ति का नाम है शाहजहां।
बेटा आवाज तो सही है, आवाज तो भी मैंने पूछा आपसे, आप लोगों ने बोला कि आवाज ठीक है। उसके बाद में आपका 1600 आ गया, 1600 में अहमदनगर के हिस्सों को जीत लिया। अब हम बात करेंगे 1601, और ये आप लिखेंगे असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला। अब मैम ये तो हमने 1591 में ही जीत लिया था। असीरगढ़ का किला कहां पर है? खानदेश में पड़ता है। अब जिस समय की मैं बात कर रही हूं, यहां पे शासक कौन बन चुका है? भाई शासक बदल गया तो उसने कहा मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। असीरगढ़ का जो किला है उसको दोबारा से जीतने के लिए जो विद्रोह, और ये भी ध्यान रखना कि ये आपका अकबर का अंतिम विजय अभियान है। अंतिम विजय अभियान, क्योंकि इसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाएगी। अब आ जाते हैं शासक कौन है, तो मीरन बहादुर। मीरन बहादुर, इसने कहा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका शासक थे इससे पहले के, उन लोगों ने क्या किया? अधीनता को स्वीकार किया, लेकिन इसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और आप ध्यान रखेंगे बेटा जी कि जब उसने कहा कि भैया मैं नहीं करूंगा, एक मिनट, मैंने एक चीज गलत लिखवा दी है शायद, एक मिनट। यहाँ पे अहमदनगर का किला यही, अच्छा अगली स्लाइड पे है। जहांगीर नहीं, शाहजहां करना है इसको, शाहजहां, इसको शाहजहां करना, जहांगीर नहीं शाहजहां, ठीक कर देना बेटा इसको, शाहजहां। शाहजहां ने जीता। आगे देखिएगा, अब मीरन बहादुर के ने खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो अकबर ने इसको हराया और 1601 में खान देश का विलय मुगल साम्राज्य में किया। खान देश का विलय मुगल साम्राज्य में किया। इसीलिए यहां पर दोबारा से करना पड़ा, क्योंकि इसने कहा कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, इसने विद्रोह कर दिया था, तो मीरन बहादुर के खिलाफ यहां अभियान किया गया और ये अकबर की अंतिम विजय थी। अब लिखेंगे अकबर की मृत्यु कब हुई थी। नहीं बेटा गुस्सा क्यों होंगी मैं, आप लोगों से गुस्सा होके कहाँ जाना है मुझे, आज तो मैंने कोई बात ही नहीं करी जबरदस्ती कि मैम आप गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, जबरदस्ती क्यों बोलते हो गुस्सा हो रहे हो। आगे लिखिएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई है, तो आप कहोगे अकबर की मृत्यु हुई मैम 25 अक्टूबर 1605 को। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर का मकबरा, टॉम्ब ऑफ अकबर, सिकंदरा आगरा में है। सिकंदरा आगरा, ये अकबर का टॉम्ब है। और अब यहीं पे आप लिखेंगे एक लाइन जो मैं आपको लिखवा रही हूं, अकबर के मरने के बाद, अकबर के मरने के बाद जहांगीर ने इसे अर्श आशियानी कहा। अर्श आशियानी, अर्श आशियानी का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, अर्श आशियानी कहा इसके मरने के बाद। वरना जो इसका आपका बेटा है, इसका बेटा है जहांगीर, जो सलीम, यही केवल एक जिंदा बचा था और यही सबसे बड़ा विद्रोही था अपने पिता का। तो इसने मरने के बाद कहा कि भाई मेरा जो पिता है उसे अर्श आशियानी कह दिया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग में रहने वाला है, जो स्वर्ग में रहता है। ठीक है, अर्श आशियानी ये इसने कहा था। आगे चल सकते हैं क्या, यहां तक की बात समझ में आई? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी आपका अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, जब आप अकबर के नवरत्न देखते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है?
नंबरिंग डाल के लिखती हूँ। फर्स्ट आप लिखेंगे बीरबल, और बीरबल का असली नाम था बेटा जी महेश दास। और आप सब जानते हैं कि इनको कहा जाता है बीरबल को राजा बीरबल। तो राजा इनकी उपाधि थी, और ये इनको किसने दी थी? आप कहोगे अकबर ने। और इनकी मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान अभियान के दौरान। मृत्यु अफगानिस्तान अभियान के दौरान 1586 के आसपास, अफगानिस्तान अभियान के दौरान। और अकबर क्या करते थे, वो सॉरी बीरबल क्या करते थे? तो अकबर के दरबार के बाहर पान की दुकान लगाते थे। तो एक पान की दुकान लगाने वाला व्यक्ति अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गया, किस वजह से? अपनी बुद्धिमानी की वजह से। आपने बीरबल और अकबर की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे एक खिचड़ी वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है, एक आपने जो है जो पान और चूने वाली कहानी सुनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि जो अकबर और बीरबल की कहानियां हैं, कहा जाता है कि अकबर को अगर कोई सबसे ज्यादा हंसाता था तो उनका नाम बीरबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु किस दौरान हुई थी? तो अफगानिस्तान अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, दूसरे हैं बेटा जी अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल की जब हम बात करेंगे तो इनके बारे में लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इनके पिता का नाम, शेख मुबारक नागोरी। शेख मुबारक नागोरी। इन्हें शेख मुबारक नागौरी क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि शेख मुबारक का जन्म हुआ था नागौर राजस्थान के अंदर, इसीलिए इन्हें कहते हैं शेख मुबारक नागौरी। और अबुल फजल का जन्म स्थान, अबुल फजल जन्म स्थान था इनका बेटा आगरा, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? नागौर के। ठीक है, आगरा। उसके बाद इनके बारे में लिखिएगा, इन्होंने क्या किया? बाइबल का फारसी में अनुवाद किया। बाइबल का फारसी में अनुवाद, ट्रांसलेशन। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूं तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है। एक इनकी बुक है यहां पर अकबरनामा। अकबरनामा 3 भागों में है, 3 भागों में, और बेटा 7 वर्ष में पूर्ण हुई थी। 7 सालों में इसको लिखा गया था। इसके 3 भाग हैं, जिसमें से फर्स्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। अकबर के पूर्वज कौन थे? ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट है, अकबर के शासन काल की घटनाएं। अकबर के शासन काल की घटनाएं इसके दूसरे पार्ट में है। और बेटा जी इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट जिसे हम कहते हैं आईने अकबरी, आइन ए अकबरी, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें अकबर का आपका जो प्रशासन है, गृहस्थी है, सेना है, राजस्व है, साम्राज्य का भूगोल है, लिख लीजिएगा। प्रशासन, अकबर की सेना, सेना के बारे में, गृहस्थी के बारे में, के समय का साम्राज्य का भूगोल कैसा था, ठीक है, संस्कृति कैसी थी, इसके समय पर संस्कृति यानी कल्चर कैसा था, ये सब थर्ड पार्ट में बताया गया है। ये सब थर्ड पार्ट में बताया गया है। और बेटा अगर मैं बात करती हूँ अबुल फजल की, तो इसकी मृत्यु, इसकी हत्या किसने करवाई थी? आप कहोगे कि इसकी हत्या, हत्या हुई थी बेटा जी इसकी 1602 में। और किसने करवाई थी? सलीम ने।
सलीम ने करवाई। सलीम कौन है बताओ जल्दी से, जल्दी से पहले मुझे ये बताओ, सलीम ने करवाई। अब सलीम ने करवाई तो किससे करवाई? क्या कोई बता सकता है कि सलीम ने अबुल फजल, जो कि आपका अकबरनामा के लेखक है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली ये बुक है, किससे करवाई थी? किसने की थी अबुल फजल की हत्या? बताइए किसने की थी? किसी को पता है? हत्या करवाई तो किससे करवाई? वीर सिंह बुंदेला से। वीर सिंह बुंदेला। और ये सलीम कौन है कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नवरत्न। दूसरे नवरत्न जिनका नाम है, सॉरी तीसरे, फैजी, दो तो हो गए, फैजी कौन है ये? अबुल फजल के भाई। अबुल फजल के भाई, गणित के शिक्षक, टीचर ऑफ मैथ। गणित के शिक्षक, टीचर ऑफ मैथ, ठीक है। दूसरा लिखिएगा कि सलीम व मुराद के शिक्षक। सलीम व मुराद के शिक्षक। सलीम व मुराद के शिक्षक, बहुत बढ़िया। जिसने लिखा है जहांगीर। और अकबर का बेटा, उसी को अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया है? लीलावती। लीलावती जो बुक है उसका ट्रांसलेशन किया है फारसी में। लीलावती के राइटर कौन है? लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। और इसका इन्होंने क्या किया था? फारसी में अनुवाद, फारसी में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है बेटा, एक आपके ये हो गए, आपके फैजी। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं चौथे। चौथे नंबर पे लिखिएगा टोडरमल। कौन थे ये? अकबर के राजस्व मंत्री। और इन्होंने क्या लागू किया था? दहशाला व्यवस्था। और इसे दहशाला व्यवस्था क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, 10 सालों तक भूमि की पैमाइश की थी इन्होंने। और भूमि मापन के लिए क्या यूज किया था? भूमि मापन किया था, उसके लिए इन्होंने यूज किया था गज ए इलाही। गज ए इलाही। और बेटा आपको ये भी बता दूं कि जो भूमि मापन है इसको कहा जाता था तासुज। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो गज ए इलाही था, ये कहा जाता है कि 33 इंच का पैमाना था। 33 इंच का तासुज कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा पांचवा, अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खान ए खाना। और ये खाने खाना की उपाधि भी अकबर ने ही दी थी। अब्दुर रहीम खाने खाना, इनके बारे में याद रखेंगे। इन्होंने क्या क्या किया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद। और बेटा इन्होंने एक संस्कृत की बुक लिखी थी, ठीक है। एक इनकी बुक थी हेट कोटुकम। हेट कोटुकम। और ये किस भाषा में? संस्कृत में लिखी। संस्कृत में लिखी, यानी संस्कृत भी इनको आती थी। ठीक है, 5 हो गए। छठा लिखिएगा तानसेन। छठा आप लोग लिखेंगे तानसेन। तानसेन की जब हम बात करते हैं तो तानसेन का बेटा जी जो नाम था वो था रामतनु पांडे। ये इनका वास्तविक नाम था। ये इनके आपका जो समाधि है वो है इनकी ग्वालियर में। और तानसेन के बारे में जब मैं आपसे बेटा बात करना शुरू करती हूं तो आप लिखेंगे इनके गुरु स्वामी हरिदास।
स्वामी हरिदास। फिर उसके बाद में एक और लिखिएगा कि इन्होंने जो आपका संगीत सीखा हजरत मोहम्मद गोस। हजरत मोहम्मद गोस एक गुरु इनके ये भी थे, इनसे इन्होंने संगीत सीखा था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखिएगा इनकी रचनाएं। रचनाएं थी मियाँ की तोड़। मियाँ की तोड़, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एक रचना थी गणेश स्रोत, एक रागमाला। रागमाला और लिखिएगा नेक्स्ट और क्या लिखिए, संगीत सार। संगीत सार, संगीत सार। मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी। मियाँ की उपाधि अकबर ने दी, अकबर ने दी। नेक्स्ट आपको और बताऊं कि अकबर के दरबार में आने से पहले ये किसके दरबार में रहा करते थे, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। तो इनके बारे में आप लिखेंगे कि तानसेन प्रारंभ में रीवा के राजा, रीवा के राजा राजा रामचंद, राजा रामचंद के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। और ये क्वेश्चन बेटा जी एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि रीवा के राजा दरबारी कवि थे। अच्छा, तानसेन की उपाधि इनको किसने दी थी? तानसेन की उपाधि ये दी थी ने ग्वालियर के राजा ने। देखिएगा, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी। विक्रमजीत ने दी। ठीक है, इनको ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने, किसको आप कहोगे? तानसेन को। तो ये तानसेन के बारे में था। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा जी सातवें मानसिंह, आठवें मुल्ला दो प्याजा, ये बीरबल के विद्रोही थे, मुल्ला दो प्याजा। और नौवें लिखिएगा फकीर अजउद्दीन, फकीर अजउद्दीन। और ये क्या देखते थे? धार्मिक मामले अकबर के दरबार में। तो ये नवरत्न थे अकबर के। ठीक है, ये क्या थे बेटा जी? अकबर। अनारकली की बड़ी चिंता है इस क्लास में बच्चों को कि अनारकली कहाँ चलेगी, वहां से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन अनारकली का जरूर बता दो। अब मैं आपको कुछ यहाँ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। 10 मिनट नहीं, मतलब 5 मिनट मुझे और दे दो। ठीक है, 10 मिनट भी नहीं कह रही मैं, आपको कह रही हूँ 5 मिनट। बस मुझे आपके जीवन के 5 मिनट और चाहिए, क्योंकि कल मैं जहांगीर शुरू करना चाहती हूँ। अब मैं आपसे बात करूं अकबर के बारे में, तो आपसे अकबर के बारे में पहले तो इसके समय पे हम बात करेंगे भूमि के प्रकार, कि कितने प्रकार की भूमि थी। भूमि के प्रकार तो बेटा जी लिखिएगा 4 प्रकार की भूमि थी। ठीक है, 4 प्रकार की भूमि थी। एक थी बेटा जी चाचर, जो आपका 3-4 वर्षों तक बंजर रहती थी। 3-4 वर्ष तक बंजर, तो उसको कहते थे चाचर भूमि। क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि 3-4 वर्ष तक बंजर की जगह लिखो खाली। ऐसी भूमि जो 3-4 वर्ष तक खाली रहती थी, खाली। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा जी पोलज, हर वर्ष खेती। हर वर्ष खेती का मतलब है हमेशा खेती होती थी, और सर्वोत्तम भूमि, सर्वोत्तम भूमि थी।
सबसे अच्छी भूमि अगर कोई थी तो वो यही थी, पोलज। एक हुआ करती थी परती, जो आपकी 1-2 वर्ष खाली रहती थी। 1-2 वर्ष खाली, उसे बोलते थे परती। एक होती थी बंजर, 5 वर्ष खाली, 5 वर्ष तक खाली रहती थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अकबर की जो लगान व्यवस्था थी, लगान कितना था? लगान था इस समय 1/3। और अकबर के समय ये आपकी 4 प्रकार की भूमि थी। ठीक है, ये 4 प्रकार की भूमि थी और अकबर के समय पर लगान 1/3 था। और अकबर के समय की अगर मैं आपसे बात करती हूं कि अकबर का जो समय है और अकबर के समय की जो राजस्व प्रणाली है, राजस्व प्रणाली, इसको पता है क्या कहते थे? अकबर के समय की राजस्व प्रणाली को हम कई बार में जप्ती प्रणाली, जप्ती प्रणाली कहते थे। जप्ती प्रणाली, या मैम हम इसको दहशाला व्यवस्था भी कहते हैं। दहशाला व्यवस्था, दहशाला व्यवस्था। और ये किसने बनाई थी मैम? टोडरमल ने। अभी मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, तो ये अकबर के समय की भूमि है। अगर मैं आपसे पूछूं मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर, मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर, नियोजित पहला शहर कौन सा था? तो आप कहोगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जो कहां पड़ता है? आगरा, यूपी में। ये मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर था। ठीक है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में यूपी। और फतेहपुर सीकरी की जब मैं बात करती हूं तो बेटा जी इसका निर्माण, अगर आपसे पूछा जाए शताब्दी, तो निर्माण आप लिखेंगे 16वीं शताब्दी के आसपास। और अगर आपसे पूछा जाए डेट, एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो बेटा जी 1571 से और 1585 के दौरान इसका निर्माण कार्य चला था। और आपका एक क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में कब शामिल हुई थी? तो यूनेस्को में शामिल हुई थी 1986 में। यूनेस्को में शामिल 1986। ये फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर था। और आपको पता है किसने इसका निर्माण करवाया? मैम अकबर ने। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी मुझे लगता है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मकसूदाबाद, मकसूदाबाद का निर्माण किसने करवाया? तो बेटा इसका निर्माण भी अकबर ने, अकबर ने। और मकसूदाबाद का जो बाद में नाम पड़ा, इस मकसूदाबाद को आप क्या कहते हो पता है? बाद में नाम मुर्शिदाबाद। बाद में नाम क्या रखा गया इसका? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद नाम किसने रखा? मुर्शिद कुली खान ने। किसने रखा? तो आप कहोगे कि बाद में नाम रखा मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खां द्वारा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मुर्शिद कुली खान ने इसका नाम क्या रखा था? मुर्शिदाबाद। और अकबर के समय पर जो सैन्य कमांडर थे, अकबर के समय पर जो सैन्य कमांडर थे उन्हें कहते थे फौजदार। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, देखूंगी कितने बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अकबर एक जो है व्यवस्थित साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। क्या गलत लिख दिया है बेटा? अच्छा, हमेशा खेता हो गया, यहाँ खेती कर लो।
सुनो, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, खत्म हो गया, अब नहीं लिखवाएंगे, खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अकबर एक व्यवस्थित साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। अकबर से पहले किसने व्यवस्थित साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया था और उसी को अकबर ने फॉलो किया? बताइए जल्दी से। उसी को अकबर ने फॉलो किया। अकबर ने किसको फॉलो करके एक व्यवस्थित साम्राज्य को स्थापित किया था? मुझे जल्दी से बताइए। बस इतना क्वेश्चन मुझे आपको बताना है। प्रिया जी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बेटा दे चुकी हूं कि एक नाम दो व्यक्तियों के हो सकते हैं। आप डेली यही क्वेश्चन पूछती हैं और मैं डेली यही आंसर करती हूँ। क्या बेटा खिज्र खां एक ही आया है? क्या नसरुद्दीन महमूद एक ही आया है? क्या यहाँ पर आपका एक ही व्यक्ति का नाम एक ही बार आया है, दोबारा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो एक नाम दो व्यक्तियों के हो सकते हैं, शिवानी अकेली नहीं है। ठीक है। जी आर नोएडा जी, आप क्लास मत लिया करो बेटा। क्यों ले रहे हो? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? जबरदस्ती एनर्जी वेस्ट करनी है फालतू का, कोई मतलब नहीं है इस बात का, कोई सेंस नहीं है इस बात का। बच्चा कह रहा है बाबर, बिल्कुल गलत बात है बेटा। बाबर का जीवन हो या फिर हुमायूं का जीवन हो, ये कहाँ कर पाए थे व्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना? कहाँ कर पाए ये? आप मुझे ये बताओ कि शेर शाह सूरी के बारे में जानने के लिए अकबर ने बुक लिखवाई थी? लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? लिखवाई थी। बहुत बढ़िया आयुषी तोमर, वेरी गुड बेटा, शाबाश राजू, शाबाश मैम। शेर शाह सूरी, बेटा जी अकबर शेर शाह सूरी, ये लिख लेना कि अकबर ने शेर शाह सूरी के मार्ग पर चलकर व्यवस्थित साम्राज्य को स्थापित किया था। और अकबर के समय सूबों की संख्या की अगर मैं बात करती हूँ, सूबे मतलब प्रांत मतलब राज्य, 15 हो चुके थे। तो शेर शाह सूरी के बारे में जानने के लिए इसने किताब लिखवाई थी कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने मेरे पिता को जो है दर दर की ठोकरें खिलवाई थी और उसका शासनकाल कैसा था? बेटा शेर शाह आंसर होगा। और मैंने बताया भी था जब मैंने शेर शाह के बारे में कि अकबर इसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, शेर शाह सूरी। तो आज आपने चित्तौड़ अभियान से पढ़ा, चित्तौड़ अभियान से लेके पूरा आपका अकबर यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। और अब अगली क्लास में प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका जो है जहांगीर के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।